ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। दिस इज लेक्चर नंबर 7 एंड इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था दैट इज प्लास्टिड्स, राइट। प्लास्टिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में, राइट। सो प्लास्टिड्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली थी एंड उसके अलावा उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसको एक और नाम है कॉन्ड्रियोसोम्स, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? एल्बर्ट वॉन कॉलिकर, ओके। सो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। Mitochondria, as you all know, mitochondria is known as powerhouse of the cell, right? It is known as what? Powerhouse of the cell, right? और यहाँ पर मैंने एक important line लिखी हुई है that is mitochondria are called powerhouse of aerobic eukaryotes, right? Aerobic का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो एरोबिक मतलब होता है यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक मतलब होता है विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो याद रखना है इसको पावर हाउस किस में बोला जाता है? एरोबिक कंडीशन में। और किस में होगा ये? यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स में तो हो ही नहीं सकता, राइट। सो इसको याद रखना है स्टूडेंट्स बिकॉज प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है इसी वजह से, राइट। सो याद रखना है mitochondria is called powerhouse of aerobic eukaryotes, right? Because they take part in oxidative phosphorylation and Krebs cycle of aerobic respiration, right? Aerobic respiration का दो प्रोसेस है। aerobic respiration के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, तो उनमें से दो प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, that is oxidative phosphorylation and Krebs cycle। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब याद रखना है स्टूडेंट्स कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोराइलेशन? एडिशन ऑफ फॉस्फेट, राइट। एडिशन ऑफ फॉस्फेट, इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। किसमें ऐड करेंगे फॉस्फेट? ठीक है, किसमें ऐड करेंगे? मोनोफॉस्फेट में। AMP प्लस 2PI मेक्स ATP, राइट। 2PI मतलब 2 फॉस्फेट, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। सो AMP क्या है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, उसमें 2 फॉस्फेट ऐड किया तो प्रोसेस को क्या बोला? फॉस्फोराइलेशन। और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ATP। AMP मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें 2 ATP ऐड किया है तो मोनो से क्या हो गया? ट्राई। सो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, राइट। क्रेब्स साइकिल आप सभी को पता है, अपने अपने लोअर क्लासेस दैट इज 10th स्टैंडर्ड में आपने क्रेब्स साइकिल के बारे में भी पढ़ा हुआ है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के भी बारे में पढ़ा हुआ है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से। किस नाम से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेजर सेंटर ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन बार बार यहां नाम आ रहा है बिकॉज याद रखना है स्टूडेंट्स, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होता है, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन में ही ये दोनों मेटाबॉलिक रिएक्शंस रन करेंगे, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। अब दे आर स्ट्रेन्ड डिफरेंशियली, दे आर स्ट्रेन्ड डिफरेंशियली, डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है, राइट। जैसे डिफरेंशियल स्टेनिंग मतलब क्या? दो ऑर्गेनिजम्स को एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करेगा, ओके। सो जैसे भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव था तो वो क्या था? डिफरेंशियल स्टेनिंग है, राइट। सो सेम यहाँ पर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम डिफरेंशियल स्टेनिंग से पहचानते हैं। एंड कौन सा डाई यूज करते हैं? जेनस ग्रीन बी डाई, जेनस ग्रीन बी डाई, बी मतलब बेसिक डाई, ठीक है। सो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं तो जब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो आपको जो कलर दिखाई देगा वो कहीं ना कहीं ब्लू कलर दिखाई देगा, और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब कम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में तो कलर होगा ग्रीन, ओके। सो इसको याद रखना है आप लोगों को। एंड इट कैन बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप,
ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्टेन किया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं। बट अगर उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब वेरी फाइन स्ट्रक्चर, वेरी फाइन स्ट्रक्चर देखना है, तो वो कब पॉसिबल होगा? ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो लाइट माइक्रोस्कोप से आप स्टेन करने के बाद देख सकते हो, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आप बिना स्टेन किए बहुत फाइनली उस माइटोकॉन्ड्रिया को आप एनालाइज या फिर ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। सो ये कुछ बातें इंट्रोडक्शन में याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम्स एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट वॉन कॉलेकर। ओके, एंड माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता, जैसे कि प्रोकैरियोटिक्स, एनारोबिक यूकैरियोट्स, राइट। एनारोबिक यूकैरियोट्स मतलब क्या? ऐसे यूकैरियोट जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, राइट। अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का कब यूज होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर। जब एनारोबिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया का वहां पर कोई यूज ही नहीं है, इसीलिए बोला है माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक्स, एनारोबिक यूकैरियोट्स एंड आर सेकेंडरी लॉस्ट इन द आरबीसी ऑफ मैमल्स। आरबीसी में भी ये एब्सेंट होता है, that is red blood cells in the mammals like kangaroo, rat, humans, etc. okay, so ये कुछ बातें हैं इंट्रोडक्शन में आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्ड्रियोसोम्स जो है उसी के बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। सो देयर नंबर which depends upon cellular activity varies from one in some algae, right। उनका नंबर भी अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि जो एल्गे है क्लोरेला, उसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बिकॉज वो एक यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें एक ही जाहिर सी बात है कि एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, राइट। 500 to 1000 इन लिवर सेल, लिवर सेल में 500 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 30,000 इन सम oocytes, एग, एग को क्या बोलते हैं? oocytes। 50,000 इन जाइंट अमीबा नेम्ड चेओस, ठीक है। चेओस एक अमीबा है, जाइंट अमीबा नाम से ही बुलाया जाता है उसको, राइट, जिसके अंदर 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट। एंड 5 lakhs इन द फ्लाइट मसल सेल्स, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके नंबर का आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से ऑर्गेनिज्म में या कौन से सेल में कितना होता है, राइट। ये एक एक सेल की बात हो रही है, एक लिवर सेल में, एक पूरे लिवर में नहीं, ये एक लिवर में 30,000 है, ठीक है। सो इसको याद रखना है। ये एक मसल सेल में 5 lakhs है, इमेजिन करो एक मसल सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। सो ये याद रखना है आप लोगों को। सो यहाँ पर देखो, ये है अपना सेल, सेल से इसको बाहर निकाला गया है मैग्नीफाई करने के लिए, राइट। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का डीएनए होगा जो कि किस तरीके से दिखाई देगा? सर्कुलर। नाउ शेप एंड साइज, राइट। अभी हमने नंबर देखा, अब शेप एंड साइज के बारे में भी देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्पेरिकल, स्पेरिकल किस में दिखाई देता है? ईस्ट में। एग्जांपल याद रखना है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप ईस्ट में कैसा होता है? स्पेरिकल। उसके अलावा सिलेंड्रिकल होगा, फिलामेंटस होगा, ब्रांच्ड होगा। ब्रांच्ड का एग्जांपल क्या है? क्लोरेला। कॉमनली क्या होगा? सिलेंड्रिकल, राइट। सब में जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, राइट। सो याद रखना है 3 शेप कॉमन है, स्पेरिकल ईस्ट में, सिलेंड्रिकल बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में, ब्रांच्ड किस में होते हैं? क्लोरेला, राइट। लाइक शेप, द साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो वेरिएबल, राइट। जैसे कि हमने अभी इस पॉइंट में देखा कि जो शेप था वो वेरी कर रहा था ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, तो उसी तरीके से जो साइज है वो भी वेरी करेगा। नॉर्मली जो लेंथ होगा वो होगा 5 to 10 माइक्रोमीटर्स और डायमीटर कितना होगा? 0 to 0.5 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो इसको याद रखना है, लेंथ इज 5 to 10 माइक्रोमीटर्स एंड डायमीटर इज 0.5 माइक्रोमीटर्स। तो यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया का आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब मैंने अभी बताया, फाइन स्ट्रक्चर हम माइटोकॉन्ड्रिया का देखेंगे। फाइन स्ट्रक्चर मतलब उसके हर एक पार्ट को हम चुन चुन के देखेंगे, ओके। सो अब माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखना है, कंटेन्स टू मेम्ब्रेन which constitute the envelope of the mitochondrion, right। दो क्या होंगे? एनवेलप होंगे, राइट। एनवेलप आप सभी को समझ में आ रहा है कि कवरिंग, राइट।
दो लेयर की कवरिंग होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट, एंड टू चेंबर्स, आउटर एंड इनर चेंबर्स, ठीक है। सो दो एनवेलप होगा, मतलब दो लेयर का एक एनवेलप होगा, एक आउटर चेंबर होगा और एक इनर चेंबर होगा, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन में फर्क याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब होता है प्लूरल, राइट, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या जो है वो है सिंगुलर है, ठीक है। सो दोनों में फर्क है खाली ग्रामर का। माइटोकॉन्ड्रियन मतलब मैनी, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सिंगल, ओके। सो यहाँ पर आपको देखो आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है, राइट, ये आपको आउटर मेम्ब्रेन दिखेगा और एक आपको दिखाई देगा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो यहाँ पर आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो है ये दे आर द एनवेलप, ठीक है। आप क्लोजली इसको देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, राइट। ये जो फोल्डिंग्स दिख रहे हैं ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो ये दो मेम्ब्रेन जो है ये एक एनवेलप के तौर पर काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर वही दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स टू मेम्ब्रेन व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द एनवेलप, ठीक है। नाउ अब हर एक मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज व्हाट, स्मूथ एंड परमीएबल टू नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स, ठीक है। स्मूथ होता है और बहुत सारे मेटाबोलाइट्स के लिए क्या है, परमीएबल है, परमिट करता है उनको। मेटाबोलाइट्स यहाँ पर क्या होता है, मेटाबोलाइट्स आर द थिंग्स और आर द सब्सटेंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, राइट। प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो ये कुछ टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन एक्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपका आ जाएगा एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स आ जाएगा आपका, और उसके अलावा चॉकलेट्स, ऑल दीज थिंग्स, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो ये जो मेटाबोलाइट्स है इनका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मेटाबोलाइट्स याद रखना है, दे आर द सब्सटेंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, ठीक है। और मेटाबोलाइट्स का काम क्या होता है, दे टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, राइट। It is poorer in proteins as compared to the inner membrane, ठीक है। It is poorer in proteins as compared to the inner membrane and contains more phospholipid and cholesterol than the inner membrane। देखो outer membrane जो है it is rich, उसका जो layer है outer membrane जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल है और प्रोटीन्स का अमाउंट कम है। देखो हमने बायोमेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट, उसमें दो चीज दिखती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। सेम चीज यहाँ पर दी हुई है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये जिस चीज से बना हुआ है उसमें प्रोटीन्स की मात्रा कम है और फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट है, जो मात्रा है वो ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखना है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है इट इज नॉट रिच इन प्रोटीन्स बट इट इज रिच इन फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो याद रखना है इसको, ओके। सो यहाँ पर आपको बेहतरीन डायग्राम दिख रहा है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, राइट, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आपको एंजाइम्स भी दिख रहे हैं, ये एंजाइम्स जो है ये कहीं ना कहीं पार्ट लेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन में। उसके अलावा आपको प्रोटीन पोरीन दिख रहा है, यहाँ पर पोरीन्स क्या करेगा, इट अलाउज द एंट्री ऑफ मेटाबोलाइट्स, ये पोरीन दिख रहा है आपको, राइट। सो ये क्या कर रहा है, इट अलाउज द एंट्री ऑफ द मेटाबोलाइट्स। तो इसी वजह से देखो हर जगह पोरीन 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 दिख रहा है आपको, राइट। सो ये पोरीन प्रेजेंट है जिस वजह से मेटाबोलाइट्स जो है दे आर परमिएबल, वो आसानी से आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे से ये डायग्राम को समझ लेना है आप लोगों को, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये एंजाइम्स है, एंजाइम्स किसके लिए है, लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए, राइट। ये एंजाइम्स का काम क्या है, दे हेल्प इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। और ये पोरीन जो है दे विल अलाउ द एंट्री ऑफ मेटाबोलाइट्स, ठीक है। सो ये हो गया अपना आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, इनर मेम्ब्रेन, ओके। सो इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज परमिएबल टू सम मेटाबोलाइट्स, राइट। अब आउटर मेम्ब्रेन जो है इट वाज परमिएबल टू नियरली ऑल द मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन जो है उसका थोड़ा अलग ही फंडा है, ये क्या है, ये सारे मेटाबोलाइट्स को अंदर नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पर देखिए इट इज रिच इन एंजाइम्स एंड कैरियर प्रोटीन्स, राइट। ये जो है ये क्या है, इट इज रिच इन एंजाइम्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। इट इज इनफोल्डेड वेरियसली टू फॉर्म involutions called cristae,
राइट। अब यहाँ पर इन्वोल्यूशंस जो है दे आर व्हाट, श्रिंकिंग स्ट्रक्चर, कॉन्वोल्यूशन जिसको बोलते हैं, कॉन्वोल्यूशन इन्वोल्यूशन सेम है, ठीक है। श्रिंक होगा, राइट, आपस में फोल्ड होके श्रिंक होके एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टीए, राइट। सो इनर मेम्ब्रेन पर क्या दिखाई देता है, क्रिस्टीए, ये एक इनर मेम्ब्रेन की खास बात होती है, ठीक है। सो आपको याद रखना है इनर मेम्ब्रेन पर क्या होता है, क्रिस्टीए, दे आर दी इन foldings, right, they are the infolded, right, and they will increase, उनका काम क्या होता है, they increase the physiological activity area of the inner membrane, ठीक है। देखो अब ज्यादा फोल्ड होंगे, ज्यादा श्रिंक होंगे तो ज्यादा जगह रहेगा, राइट। सो बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, क्रिस्टीए, ठीक है। सो इसको स्टूडेंट्स याद रखना है इनर मेम्ब्रेन के बारे में। यहाँ पर फिर से डायग्राम में दिखा दे रहा हूं आपको, राइट। सो यहाँ पर आप डायग्राम को देख सकते हो, ये है इनर मेम्ब्रेन, राइट। इसके ऊपर भी आपको क्या क्या दिखाई देगा, बहुत सारे एंजाइम्स, ओके, बहुत सारे आपको एंजाइम्स दिखाई देंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर बहुत सारी कैरियर प्रोटीन्स भी दिखाई देंगे, राइट। ट्रांसपोर्टर यहाँ पर दिया हुआ है, ये ट्रांसपोर्टर ही क्या है, कैरियर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। सो याद रखना इनर मेम्ब्रेन का एक खास बात है, ओके, दैट इज क्रिस्टीए, दे आर दी इनफोल्डिंग्स, ओके, अंदर की तरफ फोल्ड्स हैं और वो एक बोल सकते हो श्रिंक फॉर्म में, सिकुड़े हुए फॉर्म में। सो अब आगे बढ़ते हैं, इनर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। क्रिस्टीए आर अरेंज्ड लाइक बैफल्स, ठीक है। बैफल्स मतलब याद रखना बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से अरेंज है, ठीक है। कुछ पता नहीं है कहां पर क्या अरेंज है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से वो अरेंज है, ठीक है, बहुत ही कठिन तरीके से वो अरेंज है। द साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ध्यान से देखना है, द साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन फेसिंग द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एम साइड, ठीक है। ऐसा हिस्सा इनर मेम्ब्रेन का जो सामने की तरफ है उसको बोलेंगे एम साइड, while the side facing the outer chamber is called सी साइड। आउटर चेंबर से यहाँ पर मतलब है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको याद रखना है स्टूडेंट, क्रिस्टीए जो है दे आर अरेंज लाइक अ बैफल्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से अरेंज है, राइट, आपस में उलझे हुए कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ऐसा साइड जो मैट्रिक्स को फेस कर रहा है उसको बोलेंगे एम साइड, एम फॉर मैट्रिक्स, दैट इज एम साइड। और जो बाहर का हिस्सा है वो कहाँ फेस कर रहा है, या जो साइड का जो हिस्सा है वो कहाँ फेस कर रहा है, आउटर साइड, आउटर चेंबर को, आउटर मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है, इस वजह से इसको बोलेगा सी साइड। द इनर मेम्ब्रेन एज वेल एज द क्रिस्टीए, राइट, इनर मेम्ब्रेन में ही क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टीए। इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स है उन्हीं को क्या बोला जाता है, क्रिस्टीए। तो इनर मेम्ब्रेन एज वेल एज क्रिस्टीए, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन एज वेल एज क्रिस्टीए, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक स्मॉल टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल, ये भी बहुत स्टूडेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्या प्रेजेंट है क्रिस्टीए और इनर मेम्ब्रेन पर, एक टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स जिसको बोला जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, राइट, F0 F1 या F1 F0 बोल लो, कोई इशू नहीं है, F1 F0 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम्स। याद रखना है स्टूडेंट्स, इनर मेम्ब्रेन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें फोल्डिंग्स है, क्रिस्टीए, क्रिस्टीए एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन पर एक टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल दिखाई देगा जिसको क्या नाम है, एलिमेंट्री पार्टिकल, F1 F0 पार्टिकल, ऑक्सीजोम्स, ओके। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो ये है क्रिस्टीए, ये क्या दिख रहा है आपको, क्रिस्टीए, राइट। ये देखो टेनिस रैकेट लाइक ये वाला, राइट, ये क्या है, ऑक्सीजोम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल, F1 F0 पार्टिकल। फिर से यहाँ पर देखो आप, फिर से यहाँ पर आपको क्रिस्टीए दिख रहा है, राइट। इसके ऊपर भी अगेन क्या अरेंज्ड हैं, F1 पार्टिकल, F1 F0 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ऑक्सीजोम्स, ओके स्टूडेंट्स। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे F1 F0 पार्टिकल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब यूनिट्स ऑफ फर्नांडिस मॉर्गन, ठीक है। सो इसको चार नाम है, ऑक्सीजोम्स, F1 F0 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड द सब यूनिट्स ऑफ फर्नांडिस मॉर्गन। अब ईच ऑक्सीजोम्स हैज अ हेड, स्टॉक एंड बेस। Each oxysome has a head, stalk
एंड बेस। अब ये जो हेड है इसको नाम है F1। F देखो F1 F0 पार्टिकल नाम किसको दिया है, ऑक्सीजोम्स को। तो उसका F1 वाला हिस्सा कौन सा है, हेड, which faces towards the matrix, and the base को क्या बोला जाता है, F0, which is embedded in the inner membrane, right? वो penetrate हुआ है inner membrane के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखना है आप लोगों को कि F1 वाला कौन सा पार्ट है, हेड, F0 वाला कौन सा पार्ट है, बेस। अब ये हेड जो है इट एक्ट एज एंजाइम एटीपी सिंथेटिक्स, राइट। ये जो हेड है, ये जो है इसके प्रॉपर्टी है कि ये इसके पास क्या प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेस एंजाइम, राइट। हेड जो है उसके पास क्या प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेस एंजाइम। और ये जो बेस है ये क्या है, प्रोटॉन चैनल। F1 का काम क्या है, F1 का काम है कि उसके पास है एंजाइम एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस का मतलब क्या, एटीपी सिंथेस जो है ये एंजाइम क्या बनाएगा, एटीपी। और दूसरा है बेस जो कि F0 पार्टिकल है, उसको क्या काम दिया गया है, इट इज अ प्रोटॉन चैनल। प्रोटॉन मतलब H+ आयंस मूव करेंगे। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपको हेड दिखाई दे रहा है, ये हेड है जहां पर एक एंजाइम है एटीपी सिंथेस। पेडिसिल मतलब स्टॉक, ठीक है, पेडिसिल मतलब क्या होता है, स्टॉक। और ये बेस है जो है किसका काम करेगा, प्रोटॉन चैनल्स। अब यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको, ये क्रिस्टीय है। क्रिस्टीय में आपको ये दिख रहा है कि जो हेड है ये कहाँ फेस कर रहा है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, राइट। और ये जो स्टॉक सॉरी बेस है, ये बेस किसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, क्रिस्टीय, विच इज अ पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वही चीज दी हुई है, ये जो हेड है इट faces towards the matrix and the base is embedded in the inner membrane, right? So यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है हेड जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर है। और जो बेस है ये इट इज एम्बेडेड, इट इज पेनिट्रेटेड, इट इज फिटेड, फिट हुआ है, वो कहाँ फिट हो चुका है, इन द क्रिस्टीय और द इनर मेम्ब्रेन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है F1 F0 पार्टिकल का स्ट्रक्चर। F1 याद रखना है, इट इज द हेड, F0 इज द बेस। F1 के पास एंजाइम होता है एटीपी सिंथेस जो कि एटीपी बनाने में हेल्प करेगा, और F0 जो है वो कहाँ हेल्प करेगा, प्रोटॉन पंपिंग में, या इट विल बिहेव एज प्रोटॉन चैनल। प्रोटॉन्स मतलब H+ आयंस। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको देखो दिख रहा है, ये हेड दिख रहा है आपको, राइट। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है बेस। तो यहाँ क्या होगा, H+ आयंस मूव करते हैं बाहर, ये एक रास्ता है बाहर जाने के लिए, राइट। सो यहाँ से ऐसे करके बाहर जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना है इसको। अब आउटर चेंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आउटर चेंबर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, देखो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ये जिसको बोला है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, उसी को बोलते हैं आउटर चेंबर, राइट। व्हाट इज आउटर चेंबर, द स्पेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है ये वाली, इसको बोलेंगे आउटर चेंबर, राइट। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको क्या बोला जाता है, PMS। PMS का मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके अलावा और क्या बोला जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तीन नाम है, आउटर चेंबर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये क्या है, इट इज द स्पेस लाइंग बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप, राइट। सो यहाँ पर दो एनवेलप, एक एनवेलप का पैर है, राइट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इनके बीच की जो जगह है उसको क्या बोला जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर चेंबर और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इट एक्सटेंड्स इट into the space of the cristae and contains a fluid having few enzymes, right। इसके पास क्या प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स है, और ये क्या है, इट एक्सटेंड्स इनटू द स्पेस ऑफ द क्रिस्टीए। ये क्या करता है, क्रिस्टीए जो है इसको एक्सटेंड करता है। आगे बढ़ते हैं इनर चेंबर। अब इनर चेम्बरेन का मतलब याद रखना है स्टूडेंट, इनर चेंबर क्या होता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ही क्या बोला जाएगा, इनर चेंबर, ठीक है। It forms the core of the mitochondria, right? It forms the core of the mitochondria and contains a semi-fluid matrix, ठीक है, semi-fluid matrix है इसका,
ओके, सो इसका याद रखना है स्टूडेंट, इनर चेंबर को ही मैट्रिक्स बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, राइट। विच हैज अ प्रोटीन पार्टिकल्स, प्रोटीन्स होंगे, राइबोसोम्स याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम होता है, 70s, आरएनए होगा, डीएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को क्या बोलेंगे, एमडीएनए, एम स्टैंड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना याद रखना है कि जो मैट्रिक्स है इसमें प्रोटीन्स है, इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए है, इसमें राइबोसोम्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल एंड एंजाइम्स फॉर अमीनो एसिड फैटी एसिड सिंथेसिस। तो इसके पास एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, राइट। सो आप लोगों को ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो मैट्रिक्स है या जो इनर चेंबर है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज नेकेड एंड इट इज कॉमनली सर्कुलर बट कैन बी लीनियर। जैसे मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया था इससे पहले, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो क्या होता है, सर्कुलर। डीएनए मेक्स द माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि कुछ जो एक्टिविटीज हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वो खुद ही कंट्रोल करेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस। तो इतना याद रखना है आप लोगों को अबाउट द आउटर चेंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको याद रखना है आप लोगों को अबाउट द इनर चेंबर विच इज नोन एज मैट्रिक्स। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को, देखो आउटर मेम्ब्रेन जो है दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, राइट। इनर मेम्ब्रेन इज हैविंग क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन की खास बात क्या है, फॉस्फोलिपिड रिच है, कोलेस्ट्रॉल रिच है बट प्रोटीन्स कम है। और इनर जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्रिस्टी प्रेजेंट है और वहां पर प्रोटीन्स ज्यादा है, कैरियर प्रोटीन्स देखा आपने, राइट, कैरियर प्रोटीन्स ज्यादा है और एंजाइम्स भी ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, राइट, या फिर एक और नाम है उसको देख सकते हो आप, आउटर चेंबर, ठीक है। फिर इसके बाद है इनर चेंबर। इनर चेंबर इज नथिंग बट द मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। उसका नेचर होता है सेमी फ्लूइड और उसके पास राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स याद रखना है 70s राइबोसोम्स होंगे, डीएनए होगा, आरएनए होगा और एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे फॉर क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड सिंथेसिस एंड अमीनो एसिड सिंथेसिस, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है याद रखना है ये सेमी ऑटोनोमस होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नेकेड डीएनए और ये जो डीएनए का शेप है वो होता है सर्क्यूलर, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस मतलब वो याद रखना है हाफ पार्शियली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद को ही कंट्रोल करता है और जो हाफ पार्ट है मतलब जो कुछ हिस्सा है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक विजुअल मैं दिखा रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का, राइट। इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है क्रिस्टिए, आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, राइट। अंदर डीएनए है, ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं आपको, उसके बाद स्पेस दिख रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स को बोला गया है, इनर चेंबर यहाँ पर दिख रहा है आपको, राइट। सो ये एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, राइट। और ये स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ भी करना है, राइट। सो ध्यान से सुन लो स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 2 times, okay, in your notebooks. ऑटोनॉमी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑटोनॉमी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट ऑर्गेनाइजेशन बट इंडिपेंडेंसी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंसी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड कैन प्रोड्यूस इट्स ओन एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ये क्या है, टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। सो इसको याद रखना है आप लोगों को, राइट। अब दे पोजेस देयर ओन राइबोसोम्स, खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स है, इस वजह से खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं। आप लोगों को पता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में, राइट, 10th क्लास में ये भी पढ़ा हुआ है। सो याद रखना है डीएनए और राइबोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा डीएनए राइबोसोम्स के अलावा एमआरएनए का बहुत बड़ा रोल होता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स बना कह लो या प्रोटीन्स कह लो, दोनों का जो सिंथेसिस है वो 3 चीजों पर डिपेंडेंट होता है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स। ये तीनों ही माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के पास प्रेजेंट हैं। इसका मतलब वो खुद के एंजाइम्स जो जरूरी हैं वो बना सकता है, वो खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। दे सिंथेसाइज सम ऑफ द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर देयर फंक्शनिंग। खुद से, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, खुद से कर रहा है ये सब। ये न्यू माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप बाय डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है, डीएनए है, राइट। सो यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक प्रोसेस होगा जिसको बोला जाएगा फिजन,
जिस वजह से क्या होगा, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होगा फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग वंस। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑटोनॉमी। एक और पॉइंट है, mitochondria are semi autonomous, right? Because both structure and their functions are partially controlled by the nucleus of the cell and the availability of the material from cytoplasm, right? अब availability of material from cytoplasm का मतलब क्या? देखो, ऑक्सीजन होगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वर्क कर रहा है, राइट? सो ये एक मटेरियल है, जब ये अवेलेबल होगा साइटोप्लाज्म में तभी माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करेगा, राइट? सो सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, याद रखना है, पार्शियली ऑटोनोमस है। दैट मींस कुछ जो हिस्सा है उसके फंक्शन का, उसके स्ट्रक्चर का, वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, और कुछ हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया खुद कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? सो ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ कर रखो। सो लास्ट पार्ट है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria act as miniature मतलब small biochemical factories where food stuffs or respiratory substrates are completely oxidized and form energy rich ATP। कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, लिपिड्स हो, कहीं ना कहीं ये जो है ये ऑक्सीडाइज होके क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी। ऑक्सीडेशन आप सभी को पता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट? और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया है शुरू में कब काम करता है, जब एरोबिक कंडीशन आती है, राइट? सो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी प्रोडक्शन, किससे, विद द हेल्प ऑफ फूड स्टफ्स और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो रेस्पिरेशन में पार्ट लेगा, इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स intermediates of for the synthesis of several biochemicals, right? ये एक इंटरमीडिएट भी बनाने में कैपेबल है, और किस किस बायोकेमिकल के इंटरमीडिएट बनाने में कैपेबल है, क्लोरोफिल के इंटरमीडिएट, साइटोक्रोम्स के इंटरमीडिएट्स एंड पायरिमिडीन्स के इंटरमीडिएट्स, राइट स्टूडेंट्स? तो याद रखना है, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल बायोकेमिकल्स लाइक क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्लोरोफिल है, सॉरी, जो क्लोरोफिल है उसके सिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा। उसके अलावा पायरिमिडीन्स के सिंथेसिस के लिए इंटरमीडिएट प्रोड्यूस कर देगा। उसके अलावा साइटोक्रोम्स के सिंथेसिस के लिए भी क्या प्रोड्यूस करके देगा, इंटरमीडिएट्स। बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होंगी, राइट? सो यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया है, मेनी अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। The first formed amino acids are glutamic acid and aspartic acid। ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स, first formed amino acids in mitochondria, glutamic acid, aspartic acid। तीन फंक्शन, पहला फंक्शन, एक और फंक्शन है, राइट? सो टोटल 4 हो जाएंगे आपके। सो पहला फंक्शन क्या है, देखो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इस्तेमाल कर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सेकंड है इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस करता है फॉर वेरियस बायोकेमिकल्स लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या है, many amino acids are also synthesized in the mitochondria। example, first formed example है, that is aspartic acid and glutamic acid, right? mitochondria जो है it also stores and release calcium when required। ये भी important है स्टूडेंट्स, याद रखना है, mitochondria also stores and releases calcium। ओके, सो आज हम एक नया टॉपिक जो है उसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट? सो अभी तक का जो सेशन था दैट वाज ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने काफी अच्छे से इसको देखा होगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ओके, सो व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function। सही है ना? सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है वो स्ट्रक्चरली भी बहुत डिफरेंट है और फंक्शनली भी बहुत डिफरेंट है, राइट? हम प्लांट की बात करें, प्लांट के सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को ले लो, राइट? सो दोनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है और स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अलग कलर में दिखाई देगा और क्लोरोप्लास्ट जो है प्लास्टिड है उसका कलर ग्रीन होगा, राइट? सो जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट? मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है? बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको एक साथ
लाकर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रेडी होता है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक साथ सेल के अंदर लाकर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तैयार होता है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, उनका फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है, राइट। एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इनके जो फंक्शंस है, ये चारों सेल ऑर्गेनल्स के जो फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेटेड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करते हैं। इस वजह से इनको क्या बोला गया है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, ये एक सिस्टम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, याद रखना है। इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। एग्जांपल याद रखना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनल्स का। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, थर्ड है लाइसोसोम्स एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल्स। अब since the function of mitochondria, chloroplast, peroxisomes are not coordinated, right? Since the function of the mitochondria का क्या काम है? एनर्जी प्रोडक्शन, राइट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? फूड बनाना। तो ये आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है ना, राइट। सो इस वजह से, और पेरोक्सिसोम्स भी वही, राइट। इन ये जो है ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फूड बनाता है। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों जो है ये कोऑर्डिनेटेड में नहीं है, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर काम नहीं करते हैं, राइट। Hence they are not considered a part of the endomembrane system. तो याद रखना है स्टूडेंट्स, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार ही सेल ऑर्गेनल्स हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, राइट। अब आने वाला लेक्चर जो होगा उसमें हम इंडिविजुअली हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। सो इतना स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।